हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो 4 फरवरी को आपका 4 फरवरी 2021 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ है इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मैच करेंगे कुछ क्वेश्चन जो पूरे पेपर में जैसा कि जिस पैटर्न पे मैंने पढ़ाया है वो सारे हम आपको मैच करवा देते हैं। आप लोग मैच कर लीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसने डेवलप किया? तो इसका फर्स्ट पार्ट सही होगा, मैक्समिलियन बर्नौली। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, फर्स्ट पार्ट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है द सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? तो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, सबसे पहले जो बात होती है किसी भी लैंग्वेज या भाषा को सीखने के लिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति उसको सुनता है, फिर बोलने का प्रयास करता है और फिर लिखना और पढ़ना आता है। तो सबसे पहले बोलना और सुनना और बोलना होता है, फिर उसके बाद लिखना और पढ़ना होता है। तो सेकेंडरी में आता है लिखना और पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद देखिए शी इज एलिजिबल फॉर। आप हमेशा देखते हैं जब कोई पोस्ट या कोई जॉब निकलती है, कोई भी चीज़ होती है तो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, योग्यता। तो एलिजिबल फॉर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको काफ़ी ज़्यादा यूज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बस एलिजिबल फॉर फिल करना था, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 फॉर। ठीक है, इसके लिए फॉर सही होगा। हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड पॉपुलेशन। एक वर्ड पॉपुलेशन है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? इसमें 4 सिलेबल्स हैं। सिलेबल क्या होते हैं? जितने ध्वनियों में इसको तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। आप सोचिए पॉपुलेशंस को अगर हम देखें तो जैसे पॉपुलेशन ऐसे आप लिख सकते हैं ना, तो इस तरीके से इसमें 4 सिलेबल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जितने शब्दांश, शब्द के जो अंश हैं, जिन अंशों से मिल करके ये बनता है उसी को सिलेबल कहते हैं। तो ये शब्द लगभग इन 4 पार्ट से मिलकर के पॉपुलेशन है ना, अलग से साउंड होगा, तो कुल मिलाकर के 4 सिलेबल इसमें होंगे। तो आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल करना है इसमें। इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक अमीर व्यक्ति होता, इफ का मतलब अगर, आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक अमीर व्यक्ति होता, ऐसा इसमें कंडीशनल वाक्य है। ठीक है, तो इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक अमीर व्यक्ति होता, तो आई वुड, आगे यहां पर हमेशा वुड के साथ आएगा। तो आप क्या देखेंगे इसमें? फर्स्ट पार्ट में ही देखिए दिया गया था आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी सहायता करता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई वुड हेल्प यू, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए अगर ऐसे सेंटेंस हो, इफ आई वर, ये जो सेंटेंस है मतलब अगर मैं राजा होता, अगर मैं अमीर व्यक्ति होता, अगर मैं ऐसा होता या वैसा होता तो मैं ये करता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें इधर इफ आई वर एक विश होती है, एक इच्छा प्रकट की जाती है। इफ आई वर अ रिच मैन, इधर वुड हमेशा लगेगा, आई वुड हेल्प यू। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका सही होगा, वुड हेल्प। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब चलिए फटाफट से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब आपके सामने ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है चेंज द फॉलोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। ये सेंटेंस है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप जानते हैं आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक, मैं इस पुस्तक के लेखक को जानता हूं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है, एक दूसरे का रिलेशन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, हुज, विच, ये सब लगते हैं ना। तो उसमें आप यहां पर देखिए किसी पर्सन के लिए होता है तो हु लगा दिया जाता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, है ना, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर हु से आप करके इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए और नेक्स्ट ट्राई करिए। नेक्स्ट में आपसे कहा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव, आज मैंने काफी पैसिव आपको प्रैक्टिस कराए थे, तो उसी हिसाब से आप देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, मतलब राम जी ने रावण को मारा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट से अब शुरू होगा पीछे से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो आप क्या करेंगे? रावणा, ठीक है, was killed by लॉर्ड रामा। तो ये बड़ा आसानी से आप इसको पैसिव में बदल देंगे। तो ये इसका पैसिव वॉइस था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इस जगह पर आई है या वी है या फिर दे है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस जगह पर सही से पेपर जो मेरे पास आया उसमें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या है। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा फिलहाल आप उसको कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आई ले लिया है। आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये मैं मतलब एक सुंदर पेंटिंग बनाता हूं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सेकंड, बस यहाँ फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी यहाँ रहा होगा, अगर आई रहा होगा या वी जो भी रहा होगा, उसको ऐसे लिख लीजिएगा। बस इस ड्रॉ को क्या कर दीजिएगा, सेकंड फॉर्म। ड्रॉ का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रू। आई ड्रू अ ब्यूटीफुल, बस ब्यूटीफुल पेंटिंग, इतना आपको बस केवल करना है। पास्ट इंडेफिनिट में ये बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। यहां ध्यान रखिएगा, जो होगा वही आप कर लीजिएगा। इस जगह पर पेपर में मुझे क्लियर नहीं था, आई है क्या है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। तो आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको कंपाउंड बनाना है। क्या लिखा है, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, कैप्टन ने अपना टेम्पर यानी आपा खो दिया। द प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो, और खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही किया। मतलब कैप्टन ने भी अपना आपा खोया, टेम्पर खोया, और खिलाड़ियों ने भी खोया। तो और वर्ड आपका निकल ही गया। एंड से इसको जोड़ दीजिए आराम से, चाहे एंड से या फिर एज वेल एज से जोड़ दीजिए, हो जाएगा। दोनों का अर्थ एक ही है। तो आप क्या बोलेंगे, द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, है ना, एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर, यहां क्या हो जाएगा, लॉस्ट देयर टेम्पर, बस ये हो जाएगा, है ना। या द कैप्टन एंड की जगह कई लोग एज वेल एज भी लिख दिए होंगे, तो एज वेल एज भी ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ओके, ये हो गया। तो आई थिंक आपने इसको कर ही लिया होगा अच्छे से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब देखिए ये तो अप्रोच है और आपने इसको पढ़ा होगा, इसको ढंग से आपने अलग अलग तरीके से लिखा होगा, क्योंकि ये 1 नंबर में है। तो कुछ लोगों ने कुछ तरीके से लिखा होगा, कुछ लोगों ने कुछ तरीके से लिखा होगा। तो आपने जो भी लिखा हो, फिलहाल इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। ये क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, एक तरह का। पहली बात तो इस पे देयर इज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन दैट इट इज, ये अप्रोच है या मेथड है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि इसमें एक ग्रेट कंट्रोवर्सी है कि ये मेथड है या अप्रोच है। तो कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सिंपली बोल सकते हैं कि भाई इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न वर्ड पैटर्न एंड द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रादर देन द वोकेबलरी। मतलब वोकेबलरी को समझने की अपेक्षा उसके वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक स्टडी है। इस अप्रोच को सीखने के लिए इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी आप जैसा इसमें जो आपको याद है 2-4 लाइनें आप लिख देंगे तो 1 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं छोड़ता हूं आप पे, आप इसने जैसा भी लिखा हो बस इससे रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, है ना। इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, बस केवल यहां पर फ्यू एप्पल्स जो है यहां पर आपका हो जाएगा अ फ्यू एप्पल्स, है ना, इतना लग जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ क्वांटिटी में आपको, जैसे प्लूरल है, कई चीज़ें हैं और उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो, जैसे आप जानते हैं कि सेब है तो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए अ फ्यू तब लगता है जब उसमें से कुछ नंबर, सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स चाहिए। अगर सारे एप्पल्स चाहिए होता तो द फ्यू बोल देते, है ना। तो ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है फीलिंग की, वहां पर उस सेंटेंस का क्या भाव निकल रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक है अ फ्यू और एक है द फ्यू। द फ्यू को बोलने से मतलब ये वो सब, है ना, वो सब, और ये उनमें से कुछ नंबर्स, यानी कुछ नंबर्स। यहां पर देखिए अगर आपको कुछ यानी सम एप्पल्स चाहिए तो अ फ्यू, और सारे ही एप्पल्स, ऑल एप्पल्स चाहिए तो यहां पर द फ्यू।
तो आप क्या करेंगे, अ फ्यू लगाएंगे। कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, मतलब क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अ फ्यू और द फ्यू को समझेंगे और यहाँ पर अ फ्यू और द फ्यू के साथ आप इसको करेंगे। तो मुझे आशा है आपने बेहतर तरीके से यहाँ तक सीख लिया होगा। अब आपको एक पार्ट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे और आपने देखा कि जो आपका मॉडल पेपर मैंने कराया था, एक ही मॉडल पेपर बनाया था, उसमें मैंने आपको कोविड-19 पर नोट्स लिखवाया था, वो पूछा गया है। तो आपको बड़ी सहायता मिली होगी, उससे भी आपको फायदा ही हुआ होगा। तो जिन लोगों ने शुरू से जो भी पढ़ाया गया अभी तक अगर इस चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ा है तो वो पास तो अच्छे मार्क्स से हो ही जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी थोड़ी अपनी मेहनत है और अच्छे नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से अच्छे नंबर मिले और आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से पास हो जाएं। सो आप सब बस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।